नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टीजीटी 2013 कॉमर्स विषय की परीक्षा का पेपर और ये इस पेपर का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट की जो वीडियो है वो चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। उसका लिंक आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जितने भी आंसर बताने जा रहे हैं वो यूपीएसईएसएसबी अर्थात उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई फाइनल आंसर की पर आधारित हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले भाग में हम 45 प्रश्न कवर कर चुके हैं। 46वें प्रश्न से शुरुआत करते हैं। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक के होते हैं? ए पत्र मुद्रा जारी करना, बी साख मुद्रा नियंत्रण करना, सी व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण करना और डी उपरोक्त सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक और किसी भी देश के केंद्रीय बैंक को ये सारे कार्य करने होते हैं। 47वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा चालू दायित्व नहीं है? ए बैंक ओवरड्राफ्ट, बी ऋण पत्र, सी अदत्त वेतन और डी देय बिल। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी ऋण पत्र एक चालू दायित्व नहीं है। 48वां प्रश्न है, एक्स तथा वाई के अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? ए मैस्लो ने, बी मैकग्रेगर ने, सी हर्जबर्ग ने और डी आउची ने। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मैकग्रेगर ने। हमारा 49वां प्रश्न है, व्यक्तियों का आपसी संबंध से बना संघ साझेदारी होता है? ए जब इसका उद्देश्य मानवता के कल्याण के लिए सेवाएं प्रदान करना हो, बी जब इसका उद्देश्य किसी पुण्यात कार्य करना हो, सी जब इसका उद्देश्य लाभार्जन के उद्देश्य से व्यापार करना हो और डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए, साझेदारी जब तक वैलिड नहीं होती है जब तक कि उसका कोई ना कोई व्यापार करना और लाभ कमाना उद्देश्य न हो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 50वां प्रश्न है, सामान्यतया देश का आम बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है? इसके द्वारा? ए प्रधानमंत्री, बी अध्यक्ष द्वारा, सी वित्त मंत्री द्वारा और डी राष्ट्रपति द्वारा। तो देखिए, देश का जो आम बजट है वो देश के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 51वां प्रश्न है, साझेदारी फर्म का पंजीयन है? ए भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है, बी भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है, सी भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है और डी ऐच्छिक। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी ऐच्छिक। साझेदारी फर्म का पंजीयन अनिवार्य नहीं होता है, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि आप उसका पंजीकरण कराते हैं या नहीं कराते हैं। 52वां प्रश्न है, तलपट बनाकर जांच की जाती है? ए व्यापार की तरलता की स्थिति, बी व्यापार का वित्तीय परिणाम, सी व्यापार में क्रय एवं विक्रय की राशि और डी लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो देखिए, तलपट का प्रयोग लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए किया जाता है। 53वां प्रश्न है, एक अंकेक्षक होता है? ए शिकारी कुत्ते के समान, बी रखवाली करने वाले कुत्ते के समान, सी एक बिल्ली के समान और डी एक लावारिस कुत्ते के समान। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी रखवाली करने वाले कुत्ते के समान। 54वां प्रश्न है, बैंक दर निर्धारित करती है? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी भारत सरकार, सी राज्य सरकार और डी उपरोक्त सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 55वां प्रश्न है, 13, 8, 11, 6, 4, 15, 2, 18 समंकों की माध्यिका क्या होगी? माध्यिका को अंग्रेजी में मीडियन कहा जाता है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 9.5। इस प्रकार का क्वेश्चन कभी अगर आपके पेपर में आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आंकड़े दिए हुए हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में लगा लेना है। सबसे अच्छा रहेगा कि आप उन आंकड़ों को आरोही क्रम में लगा लें। तो यहाँ पर जो आंकड़े हैं मैं उनको आरोही क्रम में लगा लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15 और उसके बाद में 18। तो देखिए, इस प्रकार हम यहाँ पर गिन लेते हैं कितनी संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
अब यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो सम संख्याएं हैं, तो हमें ये देखना होता है कि संख्याएं यहाँ पर सम संख्याएं हैं या विषम संख्याएं हैं। यदि सम संख्या हो तो आपको क्या करना है, सम संख्या हो तो दोनों तरफ से बराबर संख्याएं हमें छोड़ देनी है और जो बीच वाली संख्याएं हैं उनको जोड़कर 2 से भाग कर लेना है। तो हमारी जो बीच वाली संख्याएं हैं 11 और 8 हैं, तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कुल मिलाकर हो गया है 19। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो 19 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 9.5, अर्थात हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यावसायिक क्रिया नहीं है। ए, एक व्यक्ति द्वारा अपना पुराना टीवी बेचकर 500 रुपये लाभ कमाना। बी, एक बीमा कंपनी की क्रियाएं। सी, एक प्रोविजन स्टोर किराना भंडार चलाना। और डी, एक होटल में खाना पकाना एवं बेचना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, एक व्यक्ति द्वारा अपना पुराना टीवी बेचकर 500 रुपये लाभ कमाता है। 57वां प्रश्न है, वाणिज्य में शामिल होता है। ए, केवल वस्तुओं का क्रय विक्रय। बी, व्यापार एवं उद्योग। सी, केवल व्यापार उद्योग नहीं। और डी, व्यापार एवं उसके सहायक। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, व्यापार और उसके सहायक। 58वां प्रश्न है, लेखांकन का मूल सिद्धांत लेने वाला डेबिट तथा देने वाला क्रेडिट लागू होता है, जिसको अंग्रेजी में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है लाभ हानि खाते में। बी, वास्तविक खाते में। सी, व्यक्तिगत खाते में। और डी, रोकड़ खाते में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, व्यक्तिगत खाते में। 59वां प्रश्न है, एकाकी व्यापार उन व्यवसायों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ए, जो कि आकार में बहुत बड़े हो। बी, जहां कम पूंजी की आवश्यकता हो। सी, जहां जोखिम की मात्रा अधिक ना हो। और डी, जिनमें ग्राहकों पर व्यक्तिगत ध्यान देना आवश्यक हो। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, जो कि आकार में बहुत बड़े हों। तो बहुत बड़े व्यापार स्थापित करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, जो कि एक एकाकी व्यापारी पूरी कर नहीं सकता है। हमारा 60वां प्रश्न है, खातों का संबंध आय व्यय लाभ और हानि से होता है तो उसे कहते हैं। ए, वास्तविक खाता। बी, नाममात्र का खाता। सी, व्यक्तिगत खाता। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, नाममात्र का खाता, नॉमिनल अकाउंट। 61वां प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थापित करते समय क्या उद्देश्य होता है। ए, सामाजिक कल्याण। बी, राष्ट्रीय हित। सी, श्रमिक कल्याण। और डी, उपरोक्त सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। 62वां प्रश्न है, भारत में 1 रुपए का नोट छापने का दायित्व होता है। ए, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गमन विभाग का। बी, भारत सरकार का। सी, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। और डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग विभाग का। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, भारत सरकार का। 63वां प्रश्न है, मुद्रा प्रसार के दौरान मुद्रा का मूल्य ए, बढ़ता है। बी, घटता है। सी, स्थिर रहता है। और डी, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, घटता है। तो देखिए, जब मुद्रा प्रसार होता है तो मुद्रा का मूल्य घटता है और वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। 64वां प्रश्न है, जब दाम बढ़ता है तो कुछ चीज़ों की मांग भी बढ़ जाती है। इस घटना को कहते हैं ए, मार्शल का विरुद्ध मत। बी, गिफिन का विरुद्ध मत। सी, बेलवन का विरुद्ध मत। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, ग्रिफिन का विरुद्ध मत, जिसको ग्रिफिन का विरोधाभास भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको गिफिन पैराडॉक्स कहते हैं। 65वां प्रश्न है, एक साझेदारी फर्म कोष धन नहीं प्राप्त कर सकती है। ए, बैंक ऋण द्वारा। बी, सरकारी ऋण द्वारा। सी, ऋण पत्र जारी करके। और डी, साझेदारों से ऋण प्राप्त करके। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, ऋण पत्र जारी करके। तो देखिए, ऋण पत्र जारी करने का जो अधिकार होता है वो एक कंपनी के पास होता है। एक साझेदारी फर्म ऋण पत्र निर्गमित नहीं कर सकती है। 66वां प्रश्न है, जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ए, मिल। बी, हिक्स। सी, माथल्स। और डी, एडम स्मिथ। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, माथल्स ने जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 67वां प्रश्न है, स्कंद विपणि एक स्थान है जहां, तो स्कंद विपणि को अंग्रेजी में स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, अनाज खरीदा बेचा जाता है। बी, सूचित अंश एवं प्रतिभूतियां खरीदी या बेची जाती हैं। सी, सोने चांदी का क्रय विक्रय होता है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सूचित अंश एवं प्रतिभूति
खरीदी एवं बेची जाती हैं। 68वां प्रश्न है 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य होगा A 8, B 5, C 6 और D 6.5। तो देखिए हमें यहाँ पर गुणोत्तर माध्य निकालना है, तो दोनों अंकों की गुणा करेंगे और जो गुणनफल आएगा उसका अंडर रूट निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम देखें तो 9 चौक 36, 36 का अंडर रूट हो जाता है 6, 6 छंग 36। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 69वां प्रश्न है सांख्यिकी पत्रिका से प्राप्त आंकड़े हैं। ए प्राथमिक आंकड़े, बी द्वितीयक आंकड़े, सी दोनों ए और बी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सांख्यिकी पत्रिका से प्राप्त जो आंकड़े हैं वो पहले कोई और कलेक्ट कर चुका है, तो ये द्वितीयक आंकड़े हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 70वां प्रश्न है किसी स्पष्ट समझौते के अभाव में साझेदार को प्राप्त होता है ए लाभ हानि में बराबर हिस्सा, बी पूंजी पर 12% ब्याज, सी ऋण पर 18% ब्याज और डी उपरोक्त सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है लाभ हानि में बराबर हिस्सा। जब साझेदारी संलेख नहीं होता है तो साझेदारों को पूंजी पर कोई ब्याज भी नहीं मिलता है। 71वां प्रश्न है एक फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। ए अनुबंधन अधिनियम द्वारा जिसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहा जाता है, बी साझेदारी अधिनियम द्वारा, सी आयकर अधिनियम द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। अधिकांश बच्चे इसको साझेदारी अधिनियम के द्वारा लगाकर आते हैं, परंतु इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साझेदारों की जो अधिकतम संख्या है वो कंपनी अधिनियम में निर्धारित की गई है, तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही होगा। 72वां प्रश्न है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चरण से बाहर कर देती है, यह कथन किसका है? ए रॉबिन्स, बी ग्रेसम, सी जे मेहता और डी माथस। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी ग्रेसम। 73वां प्रश्न है विपणन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो देखिए विपणन को अंग्रेजी में मार्केटिंग कहा जाता है। ए विक्रय प्रबंध का, बी उपभोक्ताओं की संतुष्टि का, सी उपभोक्ताओं की क्रय संबंधी व्यवहार का, डी उपरोक्त सभी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी का। 74वां प्रश्न है एक सामान्य व्यवसाय के लिए साझेदारी फर्म में साझेदारों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या होती है। ए 2 और 7, बी 2 और 10, सी 7 और 50 और डी 2 और 20। तो देखिए यहाँ पर जो उत्तरमाला आई थी उसके अनुसार यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। साझेदारों की जो न्यूनतम संख्या है वो 2 होती है और अधिकतम संख्या 20 होती है। परंतु आपको एक बात बता दूं कि वर्तमान में साझेदारों की जो अधिकतम संख्या है वो बढ़ाकर 50 कर दी गई है। किसी भी पार्टनरशिप में अब अधिकतम 50 पार्टनर हो सकते हैं। 75वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? ए विदेशी विनिमय कोष का संरक्षण, बी नोट निर्गमन का एकाधिकार, सी साख निर्माण और डी अंतिम ऋणदाता। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी साख निर्माण। देखिए अगर यहाँ पर लिखा होता साख नियंत्रण तो ये रिजर्व बैंक का कार्य हो जाता, क्योंकि यहाँ पर साख निर्माण है तो ये सामान्य बैंकों का कार्य हो जाता है। 76वां प्रश्न है कंपनी की जीवन काल में वैधानिक सभा होती है केवल ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार और डी प्रत्येक वर्ष। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 1 बार। 77वां प्रश्न है एक सार्वजनिक कंपनी अपना व्यवसाय प्रारंभ करती है। ए समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना, बी समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात, सी व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात और डी अपनी इच्छानुसार। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात। 78वां प्रश्न है एक साझेदारी फर्म के द्वारा वसूली खाता तैयार किया जाता है। ए एक साझेदार की अवकाश प्राप्ति पर, बी एक साझेदार की मृत्यु पर, सी एक साझेदार के प्रवेश के समय और डी फर्म के विघटन के समय। तो देखिए जब साझेदार का अवकाश होता है, मृत्यु होती है या प्रवेश होता है तो उस समय रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट फर्म के विघटन के समय बनाया जाता है। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 79वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अंकेक्षक का नहीं है? ए कपट को ढूंढना और रोकना, बी लेखा पुस्तकों को लिखना, सी गणितीय शुद्धता की जांच करना और डी अशुद्धियों को ढूंढना और रोकना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी लेखा पुस्तकों
को लिखना, तो देखिए ये काम जो होता है ये अकाउंटेंट का होता है, ऑडिटर का काम ये नहीं होता है। 80वां प्रश्न है, भारत में व्यावसायिक उपक्रमों की संख्या सबसे अधिक है? ए सरकारी क्षेत्र में, बी निजी क्षेत्र में, सी संयुक्त क्षेत्र में और डी सहकारी क्षेत्र में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी निजी क्षेत्र में। 81वां प्रश्न है, तलपट के भीतर दिया गया अदत्त वेतन दिखाया जाएगा? ए व्यापार खाते एवं आर्थिक चिट्ठे में, बी लाभ हानि खाते और आर्थिक चिट्ठे में, सी आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में और डी आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। तो देखिए अदत्त वेतन जो होता है वो हमारे ऊपर एक तरीके का दायित्व होता है, तो ये आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। देखिए यदि ये जो अदत्त वेतन है ये समायोजना में दिखाया गया होता तो हमारा बी ऑप्शन सही होता। चूंकि यहाँ पर जो अदत्त वेतन है वो तलपट के अंदर दिखाया गया है, इसलिए केवल आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 82वां प्रश्न है, अधिकार अंशों का आशय उन अंशों से होता है जिन्हें एक कंपनी के प्रवर्तकों को निर्गमित किया जाता है, बी कंपनी के विक्रेताओं को निर्गमित किया जाता है, सी कंपनी के संचालकों को निर्गमित किया जाता है और डी कंपनी के विद्यमान अंशधारियों को निर्गमित किया जाता है। तो देखिए अधिकार अंश को अंग्रेजी में राइट शेयर कहते हैं और राइट शेयर कंपनी के जो वर्तमान शेयर होल्डर हैं उनको जारी किया जाता है, उनको यह अधिकार होता है, इसलिए उनको राइट शेयर प्राप्त हो जाता है। देखिए 83वां प्रश्न है, एक व्यवसायिक प्रारंभिक स्टॉक को लागत से 10% अधिक मूल्य पर मूल्यांकन करता है। यदि प्रारंभिक स्टॉक का मूल्य 27,500 रुपये लिखा गया हो तो उसकी लागत होगी ए 30,000 रुपये, बी 24,750 रुपये, सी 25,000 रुपये और डी 22,500 रुपये। इस प्रकार का जो प्रश्न होता है उसका सॉल्यूशन करने का सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए, जो यहाँ पर धनराशि दी हुई हो हमें उसको ऊपर लिख लेना चाहिए, जैसे 27,500। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें 100 से इसको गुणा कर लेना है और इसके बाद में हमें देखना है परसेंटेज कितनी है। तो यहाँ पर 10% दिया हुआ है तो 100 + 10 110 से हमें यहाँ पर भाग कर देनी है। यहाँ पर अगर यदि 20% दिया होता तो हमें 120 से भाग करनी होती और यदि 30% दिया होता तो 130 से भाग करनी होती। तो हम इसका जब सॉल्यूशन करके देखें तो हमारा जो उत्तर आएगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही होगा। तो हमारा ऑप्शन है सी 25,000 रुपये। 84वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है, बी नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य होता है, सी नियंत्रण सदैव बीते हुए कार्यों से ही संबंध रखता है और डी नियंत्रण सभी स्तरों पर लागू होता है। तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे कथन सत्य हैं, किंतु सी कथन जो है वह असत्य है। तो नियंत्रण जो होता है बीते हुए कार्य से संबंध नहीं रखता है, यह भविष्य वाले कार्यों से संबंध रखता है और वर्तमान कार्यों से भी संबंधित होता है। 85वां प्रश्न है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ए निपुण अंकेक्षक, बी सरकारी अंकेक्षक, सी पेशेवर अंकेक्षक और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है पेशेवर अंकेक्षक, प्रोफेशनल ऑडिटर। देखिए इस वीडियो में हमने 40 प्रश्न कवर किए हैं और इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने 45 प्रश्न कवर किए थे। कुल मिलाकर हम 85 प्रश्न अब तक कवर कर चुके हैं और शेष जो यहाँ पर 40 प्रश्न रह गए हैं वो हम अगले भाग में लेकर आएंगे। जैसे ही हमारा अगला भाग बनकर तैयार हो जाएगा चैनल पर अपलोड करके उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप उस भाग को भी देख सकेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आप हमारे चैनल की वीडियो देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।